नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि मिडिल क्लास के लोग फाइनेंशियली मिडिल क्लास ही क्यों रह जाते हैं। ये समझ लीजिए कि वो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है? इसी टॉपिक पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। मिडिल क्लास के लोगों की 4 सबसे महँगी गलतियाँ हैं, जो उन्हें मिडिल क्लास ही बनाए रखती हैं। सब लोग ये सोचते हैं, लोगों का ओपिनियन ये है कि मिडिल क्लास के लोग कम कमाते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं अपने 75 साल की उम्र के बाद जो अनुभव किया है, उसको मैं आप लोगों से साझा करके बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास के लोग इसलिए लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग खर्च कहाँ करना है, ये नहीं जानते। ये लोग गलत जगह पे खर्च करके लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में रह जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी बातें बताऊँगा, जहाँ मिडिल क्लास के लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और उनका रिटर्न ज़ीरो होता है। और अगर आपने इन 4 बातों को ध्यान में रखा और इन 4 आदतों को बदल लिया, तो आपकी आने वाली पीढ़ी की आर्थिक स्थिति ज़रूर बदल जाएगी। आपको महँगी चीज़ें अमीर नहीं बनाती। किसी चीज़ को अफ़ोर्ड करना और खरीद लेना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। अक्सर लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उनकी फ़ंक्शनैलिटी के लिए नहीं खरीदते हैं। उनकी उपयोगिता के आधार पर कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें जो प्रोडक्ट खरीदना है, उससे हमें किस तरह से यूज़ करना है और वो हमारे लिए यूज़फुल होगा कि नहीं, इस चीज़ का विचार नहीं करते। हम चीज़ों को खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। महँगा फ़ोन, महँगी कार, महँगे जूते। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि आप इन महँगी चीज़ों को खरीद सकते हैं या नहीं। आप थोड़ा विचार कीजिए कि आपने कोई महँगी चीज़ खरीद ली और कुछ समय के बाद वो टूट जाए, तो क्या आप इमीडिएटली वही चीज़ अफ़ोर्ड कर पाएँगे? क्या आप उस चीज़ को तुरंत खरीद पाएँगे? अगर नहीं खरीद सकते, आपको सोचना पड़ता है और आप उसके टूटने से इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं और केवल दुखी रहते हैं, तब आप उस चीज़ को मत खरीदिए। कोई भी चीज़ अगर आपको लग्ज़री खरीदना है, तो आप ये सोच लीजिए कि क्या आप दोबारा खरीद पाएँगे? तब तो उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, नहीं तो मत खरीदिए। अगर आप में 2 बार खरीदने की क्षमता नहीं है, तो ये ज़रूर जान लीजिए कि वो आपकी औकात के बाहर की चीज़ है। इस तरह से लग्ज़री का आइटम आप तभी खरीदिए जब उसके होने से या नहीं होने से आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई प्रभाव न पड़े। दूसरी बात है शिक्षा। हम सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि महँगी डिग्री ज़रूरी नहीं है कि अच्छी शिक्षा हो। एजुकेशन और एक्सपेंसिव एजुकेशन, ये दोनों अलग बातें हैं। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दीजिए। हम ये ज़रूर चाहेंगे, आप उनके पेरेंट्स हैं, आप उनके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराएँ। लेकिन उनके एजुकेशन में आप इमोशनल होके डिसाइड मत कीजिए। इमोशन और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। इमोशन से आप कुछ भी करने को तैयार होंगे इंस्टेंटली, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपने सोच विचार कर उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो आपका इमोशनल एक्सपेंसेस होगा, जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आज हज़ारों कॉलेजेज हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएँ, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएँ, उसको किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट में पढ़ाएँ। इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा और अच्छे से एजुकेटेड होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कॉन्वेंट से 12वीं पास करने के बाद फिर बात आती है बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में, किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या प्राइवेट डिग्री कॉलेज या किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन की। वहाँ पर भी भव्य इमारतें होंगी, बड़े-बड़े गेट होंगे, अच्छी बिल्डिंग होगी, बड़ा कैंपस होगा और वो लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे इस चीज़ में कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं और यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन आप डाटा देखिए, आपको पता लगेगा कि कैंपस प्लेसमेंट के बाद कितने साल तक उस नौकरी में वो लड़का काम करता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल या कभी-कभी तो उसे ये पछताना पड़ता है कि उसने कैंपस प्लेसमेंट ले क्यों लिया? क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट एक बिज़नेस जैसा बन गया है। यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेज वाले कोशिश करते हैं कि किसी तरह से प्लेसमेंट करा दिया जाए, जिससे उनके कॉलेज का रेपुटेशन बढ़े और
वहाँ पर बच्चों को वो एडमिट कर पाएँ, फीस ले पाएँ। कैंपस प्लेसमेंट के बाद जो सैलरी मिलती है, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। क्या वो सैलरी वहाँ पर जो फीस दे कर के बच्चों ने पढ़ाई करी है, उस फीस को जस्टिफाई करता है? आप तो ये समझते हैं कि हमने बहुत फीस दिया है, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया है। लेकिन नॉलेजेबल तो तब होगा जब उस चीज़ को वो रिटेन कर सके, और रिटेन करने में इंटेलिजेंट होना और नॉलेज होना, ये दोनों अलग-अलग बातें होती हैं। जो टीचर होते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका और बच्चों की कैपेबिलिटी, ये दोनों मिल कर के ही किसी चीज़ को माइंड रिटेन करता है। इसलिए आप ऐसा ना समझिए कि जहाँ पर खूब फीस लगती है, बड़े-बड़े अच्छे भव्य कैंपस हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, ये बात सही नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी कॉलेज में बच्चे को एडमिट कराना है, तो आप आउटकम देख कर के फैसला लीजिए, फीस देखकर और उनका मार्केटिंग के प्रभाव में आकर नहीं। अगर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है, सारे जगह वही लॉ चलता है, वही कानून भारतवर्ष का पढ़ाया जाता है, लेकिन जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पढ़ाइए। डिग्री लेने के लिए मत पढ़ाइए, उसे पढ़ने के लिए पढ़ाइए। कोडिंग सीखनी है, कोडिंग वाले इंस्टीट्यूशन में एडमिट कराइए, लेकिन ऐसी जगह जहाँ उसको स्किल डेवलप हो सके। कॉलेज की बिल्डिंग देखकर या कॉलेज का गेट देखकर एडमिशन जरूरी नहीं है। आज डिग्री से ज़्यादा स्किल की वैल्यू है। हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखा है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना एक कॉमर्स ग्रेजुएट ट्रेनिंग लेकर के और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के कमाता है। इसलिए स्किल का होना, नॉलेज का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात आती है शादी की। अक्सर देखा गया है कि मिडिल क्लास के लोग शादी में बहुत पैसा खर्चा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महँगी शादी बहुत मजबूत शादी हो। महँगी शादी अक्सर कमज़ोर इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसी शादियों में वेडिंग तो बड़ी हो गई, लेकिन सच पूछा जाए तो मैरिज छोटी रह गई। लोग इस 4 घंटे के फंक्शन के लिए 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, यहाँ तक कि करोड़ रुपए फूँक देते हैं। लेकिन क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो शादी में स्टेबिलिटी लाएगी? शादी तो लड़के-लड़की कैसे उनका संस्कार है, कैसे उनका बिहेवियर है, इस पर डिपेंड करता है, ना कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करके उनकी शादी को स्टेबल कर पाएँगे। अगर ढेर सारा पैसा खर्च करने से शादी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम क्यों इतना पैसा खर्च करें? कोविड के पीरियड में बहुत सारी शादियाँ हुई थी। उस समय गवर्नमेंट की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन था कि अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों, तो एक तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी और कम पैसे में शादी हुई थी। क्या वो सारी शादियाँ स्टेबल नहीं हैं? क्या वो सारी शादियाँ अच्छी नहीं हैं? क्या वो मैरिजेज वैलिड नहीं हैं? या उनके फेरे पवित्र नहीं थे? शादी ज़रूर कीजिए, रीति-रिवाज से कीजिए, लेकिन फंक्शन पर नहीं, कपल के फ्यूचर पे खर्च कीजिए। आप जो इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसी से उनके लिए किसी मकान का डाउन पेमेंट करा दीजिए, उनके वेडिंग एनिवर्सरी पर उनको बोनस दीजिए, या वो किसी काम के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उस पैसे को उस कपल को दीजिए। कोई इमरजेंसी फंड बना दीजिए। यकीन मानिए ये गिफ्ट डीजे से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब अगली बात आती है, चौथी बात, बड़े घर की। पहले के समय जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बड़ा परिवार हुआ करता था, लोग एक साथ रहते थे और बड़े घर होते थे, महल के जैसा लोग घर बनाते थे, उसी से वो अपने स्टेटस को जोड़ कर रखते थे। एक तरह से ये स्टेटस सिंबल था। लेकिन आज लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं, पढ़ाई करके बच्चा हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव या विदेश चला जाता है। घर में रह जाते हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग और 2 माँ और बाप बूढ़े। उनके लिए उस घर की सफाई, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी ये भारी पड़ती है। इन सब के टेंशन से बचने के लिए आप, ऐसा नहीं है कि एसेट नहीं बनाइए, एसेट बनाइए, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप बड़े-बड़े घर लेने के बजाय कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करिए कि आप उसमें अच्छे से रह भी पाएँ, और एक की जगह आप 2 एसेट्स ले लीजिए जो आपके बच्चों के भी काम में आएगा, फ्यूचर में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें आके रहें, जहाँ उनकी मर्ज़ी वहाँ रहेंगे, लेकिन उसको डिस्पोज़ करके उस पैसे से वो दूसरी जगह, तीसरी जगह जहाँ उनकी इच्छा होगी खरीद सकेंगे। रियल एस्टेट में पैसा इमोशन से खर्च नहीं किया जाता, बल्कि इकोनॉमिक्स से खर्च किया जाता है। ये देखा जाता है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट करना है या हमें
खरीद कर इसमें रहना है, हमें इसे रेंट पर देना है या हमें ग्रोथ के लिए इसे खरीद कर रखना है। लोगों को चीजों से नहीं, अपनी सोच से इम्प्रेस कीजिए। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या उनकी इनकम नहीं है, प्रायोरिटी है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो ब्रांड ढूंढते हैं, कौन सा ब्रांड अच्छा है, लेकिन उस ब्रांड से पहले आप देखिए कि जिस चीज को आप खरीद रहे हैं उसके क्या फीचर हैं और क्या वो फीचर आपके लिए जरूरी हैं। अगर नहीं तो सिंपल और कम पैसे वाला आइटम खरीदना ज्यादा बुद्धिमानी। इसलिए ब्रांड से पहले फंक्शन सोचिए, डिग्री से पहले स्किल सोचिए, वेडिंग से पहले मैरिज सोचिए और स्टेटस से पहले असेट्स के बारे में ध्यान दीजिए। अगर आप ये 4 बदलाव कर पाएं तो आपकी अगली पीढ़ी वो गलती नहीं करेगी जो आप कर रहे हैं या आपसे पहले जो लोग थे उन्होंने किया। साथियों, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान दिया हो और आपको कुछ लगता हो तो हम आपसे कमेंट में एक कमिटमेंट चाहेंगे। अगर आपको पहली चीज परिवर्तन करने में आपका मन हो तो 1 लिखिए, दूसरी पर 2 लिखिए, तीसरा परिवर्तन करते हैं तो 3 लिखिए, चौथा करते हैं तो 4 लिखिए और अगर आप चारों में बदलाव चाहते हैं तो ऑल 4 लिखकर कमेंट अपना दीजिए। थैंक यू वेरी मच।